हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे अपने सेट नंबर 4, जो कि ये 2024 का ये सेट है क्लास 12 का। और इसके सेट नंबर 4 जिसका कोड है FA, इसके आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है, यानी कि 5 और 6 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और आज हम लोग यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं, जिनमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला पार्ट है, जिसमें कह रहा है कि प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया गया है ये, और इसको हमें 4a² b² और c² के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहीं से आज हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पिछली बार भी मतलब 2024 में आया था, और 25 में तो शायद इस तरह के क्वेश्चन हैं, 25 में भी हैं, ठीक है। तो आगे 25 को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे किया जाए और इसको हमें इसके इक्वल लेके आना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले कॉलम में A और दूसरे वाले कॉलम में B और तीसरे वाले कॉलम में C हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पहले वाले कॉलम से A, दूसरे से B और तीसरे से C कॉमन यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन इन C1 से A कॉमन लेंगे, एंड C2 से क्या कॉमन लेंगे B, एंड C3 से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे अपना C कॉमन लेंगे, ठीक। तो कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने यहाँ पे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो अपने यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा A, यहाँ से कॉमन लेंगे B और यहाँ से कॉमन लेंगे C, तो ABC आ गया। और यहाँ पे अपना बन जाएगा एक A बच जाएगा, यहाँ पे एक A बचेगा तो A + B आ जाएगा, और यहाँ पे अपना A कॉमन चला गया तो बचा के यहाँ पे B। और यहाँ से देखिए आपका C बचेगा, B बचेगा, और यहाँ पे बन जाएगा अपना B + C, और यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, C कॉमन हो चुका तो A + C, क्योंकि 2 बार C है, और यहाँ पे A और यहाँ पे अपना बच जाएगा C। ये हमारा है। और हम जो है इसके LHS साइड को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि LHS को सॉल्व करके RHS को लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे जो है, अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग जो है अपने कॉलम नंबर C1 में तीनों को ऐड कर दें, यानी कि C1 कॉलम में C1 + C2 + C3 कर दे, ये अपना C1 कॉलम हो गया। अब इसमें हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C1 में C1 आ जाएगा A + C, फिर +A+, यानी कि 2A + 2C आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2A + 2B आ जाएगा, और यहाँ पे 2B + 2C आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, C1 में चेंज करेंगे कैसे, और वहाँ पे C1 में लिखेंगे C1 + C2 प्लस में क्या, यहाँ पे C3, तो तीनों यहाँ पे उठा के जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ABC। अब जैसे ही तीनों जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा अपना, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो A, तीनों को जोड़ना है तो A + A कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2A। एक मिनट, इसको थोड़ा जो है लाइन सीधी लिखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ABC। अब यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा जो है, जोड़ेंगे तो ये तीनों यहाँ पे जोड़ देंगे, यही तो अपना C1 है, और ये C2, ये क्या है C3 है। तीनों उठा के जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 2A प्लस में 2C। फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस में जो है 2A प्लस में 2B हो जाएगा, और यहाँ पे 2B और प्लस में कितना 2C, ये हो जाएगा। अब C1 में ही चेंज करें, बाकी सबको ऐसे उतारना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा C, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे जो है B + C, फिर यहाँ पे हो जाएगा A + C, फिर यहाँ पे कितना A, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC। अब ध्यान से देखिए, और 2 भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2ABC आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे A + C, A + 2B, नहीं 2B नहीं, A + क्या B, क्या बचेगा यहाँ पे A + B बचेगा, ठीक है। A + B हो जाएगा, और यहाँ पे B प्लस में क्या C, और यहाँ पे अपना हो जाएगा C, B, B + C, A + C, A, C। अब क्या किया जाए, अब अगर हम लोग जो है यहाँ से काम करें कि अब मान लेते हैं कि अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं, यानी कि R1 में जो है R2 को घटाते हैं, यानी कि R1 कर देते हैं R1 - R2, ठीक। तो यहाँ से A से A कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपना C - B, और यहाँ पे घटाते हैं तो A - C बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं जो है,
अगला काम यहाँ पे जो कर देंगे क्या, और अगर हम C1 से घटाते हैं यहाँ पे, इससे घटाते हैं C1 से, तो ये अपना C1 है, ये C2, तो ये घटेगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं जो है, यहाँ पे हम लोग करेंगे C1 में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और लिखेंगे कि हम C1 में से C2 को घटा रहे हैं, C1 माइनस C2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2ABC, और C1 से C2 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से इस पूरे वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस होगा, तो C से C कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे A। C1 में ही चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना, फिर यहाँ से भी A बच जाएगा, अब फिर यहाँ से भी देखिए B से B कट जाएगा, तो जो है यहाँ पे बचेगा अपना तो B से B कट गया है, G प्लस C कैसे आ गया भाई, यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2B प्लस 2C, और यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, B स्क्वायर प्लस B, तो B प्लस C हो जाएगा यहाँ पे, तो सही तो है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पे। B पहले वाले से A, दूसरे वाले से B, यही काम किया हूँ, ABC, तो इधर आ जाएगा, जब जोड़ा हूँ उसके बाद C1 में जोड़े हैं तो यहाँ पे B प्लस C आ जाएगा, 2B प्लस जो है B, ठीक तो है यार, यहाँ पे तो सही है सब कुछ, और यहाँ पे भी B प्लस C आ गया है। चलो ठीक है, देखते हैं, तो ये इससे कट गया। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना C B प्लस C, उसके बाद यहाँ पे कितना बन जाएगा A प्लस C A C, ये काम कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो यहाँ पे C1 है, C1 से हम लोग जो है ना A को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कॉमन लेंगे तो A डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्या, टेकिंग कॉमन एज, यानी कि C1 से जो है हम लोग क्या करेंगे A को कॉमन लेंगे, तो C1 से A को जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना बन जाएगा क्या, 2 तो ऑलरेडी है, A के A और निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या अपना BC, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा अपना A कॉमन, तो बचा कितना 1 1 0, ठीक, 1 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, और यहाँ पे जो है B प्लस में क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस C, यहाँ पे A, और यहाँ पे कितना C, ये हो जाएगा अपना। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो अगर हम लोग चाहें तो इसको भी 0 बना सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग अपने R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो 1 में से बन जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे R2 में चेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस R1 कर देंगे, मतलब आगे जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2A स्क्वायर BC हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये वाले ऑपरेशन को लगाएंगे, तो R2 माइनस R1 करेंगे, यानी कि रो 2 से रो 1 को घटाएंगे, तो 1 वाला रो तो वैसे उतर जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे जब घटाएंगे R2 तो 1 है, R1 1 है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे B माइनस कितना C, और यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये पहले लिखा जाएगा, वो बाद में, तो A से कट गया तो C क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C, और यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, यहाँ पे एक्सपेंड अलॉन्ग विथ C1, अलॉन्ग विथ C1, तो C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, दोनों तो 0 ही हो चुके हैं, दो हमारे कॉलम के 2 एलिमेंट क्या हो चुके हैं 0। अब जो बचा उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2A स्क्वायर BC, सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 का पहले तो इसका इसमें कराएंगे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे BC माइनस C का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं, फिर इसका यहाँ पे कराएंगे तो माइनस में BC, फिर यहाँ इसका कराएंगे तो माइनस में C का स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A स्क्वायर BC, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा BC माइनस में C का स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये माइनस है ऑलरेडी, बाहर माइनस बैठा, तो यहाँ पे हो जाएगा BC, और ये माइनस माइनस प्लस में C का स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अपना हो जाएगा 2A स्क्वायर BC, और BC प्लस BC इक्वल टू 2BC। अब इनको मल्टीप्लाई कराओ तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर, B भी 2 बार आ चुका है, C भी 2 बार आ चुका है, तो जो हमें प्रूव करके लाना था वो हमारा आ चुका है, तो हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर में कितना RHS। तो इस तरह से यहाँ पे हमको करना होता है। तो ठीक है, देखिए क्या किया हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो यह है कि तीनों कॉलम से हम लोग A B C को कॉमन कर लेंगे। दूसरा ऑपरेशन क्या है, दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है कि C1 में तीनों कॉलम को जोड़ देंगे, और तीसरा जो ऑपरेशन वो यह है कि जो है ऐसे करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिखे नहीं है, इसको हमें लिखना चाहिए कि अच्छा आगे जो है लिखें C1 माइनस C2 किए हैं यहाँ पे ना,
और यहाँ पे जो है एक काम और किए थे, यहाँ पे 2 कॉमन लिए लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग 2 कॉमन इन C1। तो C1 से 2 को क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, उसके बाद C1 माइनस C1 में ही चेंज किए हैं, C1 माइनस C2 किए हैं। उसके बाद जो है टेकिंग कॉमन C1 A, अब यहाँ से C1 से जो है A को कॉमन लिए, देखिए यहाँ पे A आ रहा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन किए हैं वो R2 माइनस R1 कर दिए हैं, R1 2 में ही R2 माइनस R1 कर दिए हैं। उसके बाद जो है C1 के सापेक्ष यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एक्सपेंड करके सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ करने वाला है वो आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें के जो है बी वाले पार्ट, यानी कि 5वें के खा वाले पार्ट पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5वें के बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है। 5वें के बी पार्ट में बोला है कि एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, और हमें जो है कह रहा कि प्रूव करना है कि ये जो एट x इक्वल टू 0 है उस पर वो जो है कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है ये पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल यहाँ पे, यानी कि ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कॉन्टीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जब भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है तो वहाँ पे हमें 3 प्रकार की वैल्यू को निकालना होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और तीसरा होता है फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, यानी कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उस बिंदु पर जो फंक्शन होगा वो सतत हो जाता है, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करती है कि उसी पॉइंट पर LHD निकालेंगे, उस पॉइंट पर RHD निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कह देंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, आप सभी को पता है कैसे ब्रेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना जो f(x) है वो है अपना मॉड में x के इक्वल है, और ये जो है वो कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है, यानी कि ये मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर रखा जाता है। तो जैसे मॉड के अंदर कितना है x, तो x इक्वल टू 0, 0 मतलब नहीं 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं रखते हैं। हाँ ठीक है, यही कर सकते हैं, x की वैल्यू को 0 के बराबर रख के जो है x की वैल्यू नहीं, मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसी पॉइंट पर वो फंक्शन ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को जब 0 के बराबर कर रखोगे तो यहाँ पे मॉड के अंदर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये फंक्शन 0 पर ब्रेक होगा। 0 पर ब्रेक होगा, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ पे ये हमारा जो x होगा वो ग्रेटर है, इक्वल है 0 से, तो इसका मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव है। हमको ये तो देखना होता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मॉड सीधे वैल्यू देता है, यानी कि बाकी ये तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपको रटा ही होगा। तो x जब ग्रेटर होगा, इक्वल होगा 0 से, तो मॉड के ये सीधे मॉड से बाहर खुल जाएगा, यानी कि x के इक्वल हो जाएगा। और जब ये x लेस होगा 0 से, यानी कि निगेटिव होगा, तो यह बन जाएगा अपना माइनस में x। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो एक नंबर लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक, और उस नंबर लाइन पे यहाँ पे अपना प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, और ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या, 0। तो 0 से बड़े पर ये हमारा f(x) x के इक्वल है, और 0 से छोटे पर जो f(x) है हमारा वो माइनस में x के इक्वल है। ठीक है, और 0 पर जो f(x) है, 0 पर वो हमारा वो भी x के ही बराबर है, 0 पर भी किसके बराबर है, x के ही बराबर है। अब हम लोग निकालेंगे अपना LHL। ठीक, तो नाउ यह LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव f(x). 0 निगेटिव का मतलब 0 के बाएं साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ बाएं साइड से आ रहे हैं, तो बाएं से आएंगे 0 से छोटे नंबर मिलेंगे, और जब भी x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा ये काम करेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -x। अब यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। डायरेक्ट मेथड तब तक लगाते नहीं जब तक अपना नीचे 0 बनने का चांस नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 कोई आया होगा नहीं, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 निगेटिव का मतलब ये नहीं होगा कि 0 को माइनस में रखना तो 0 ही है। ये निगेटिव सिर्फ इतना बता रहा है कि हम x की वैल्यू को 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 0 की तरफ से। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे अपने 0 आ जाएगा। तो LHL की वैल्यू निकल चुकी है 0। अब निकालेंगे RHL निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और यानी कि 0 की तरफ आ रहे हैं इस साइड से, यानी कि 0 से बड़े नंबर। तो जब भी 0 से बड़ा नंबर होगा तो f(x) x के इक्वल होगा, यहाँ x आ जाएगा, और जैसे ही रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और हमारा जो है f(0) किसके बराबर होगा, तो f(0) का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर फंक्शन कौन सा है, x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा यही है, x ही है। तो इसमें 0 की वैल्यू रख देंगे, मतलब x की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस एट x इक्वल टू 0 LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(0).
यानी कि ये तीनों चीज़ आपस में बराबर हो चुकी है। देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि x बराबर जीरो पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, पूरा लिख देते हैं, यहाँ पे यही लिख देते हैं, हेंस एट x इक्वल टू जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो x बराबर जीरो पर ये फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं। तो नाउ डिफरेंशियबिलिटी को ऐसे चेक करेंगे, नाउ डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं कि LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं LHD। वैसे ही यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि LHD का मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि जीरो से छोटा नंबर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब x बराबर जीरो पर फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन एक फार्मूला होता है, उससे कर लेते हैं। उसमें क्या है, तो एक LHD का फार्मूला होगा, LHD यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा अपना, ये होता है लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ c माइनस एच, माइनस में एफ सी और अपान में कितना, माइनस में एच होता है। यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे c क्या है, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, तो किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू जीरो पर करें। तो रख देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच, और वो यार जीरो जो होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो कि जीरो के बहुत करीब है, यानी कि h टेंडिंग टू जीरो, h जीरो के आसपास है एकदम। तो ठीक है, तो ये जीरो माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि सी की जगह क्या रखेंगे, जीरो, अपान में माइनस में कितना, एच। अब यह क्या बन जाएगा हमारा जो है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच और माइनस एफ ऑफ जीरो, यानी कि अपने गिवन फंक्शन में एक्स की जगह जीरो रखेंगे, तो अपना गिवन फंक्शन जीरो पर है कितना, जीरो पर जो है वो एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ जीरो का मान हो जाएगा कितना, जीरो, और अपान में कितना, माइनस में कितना, एच। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस एच का मतलब ये हुआ कि अपने गिवन फंक्शन में, और ये LHD का मतलब ये हुआ कि हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा जो फंक्शन होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा, और जब भी जीरो से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा ये वाला काम करेगा। तो इसका मतलब है कि हम अपने इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस में एच रखेंगे, तो वो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या जो है, तो रखते हैं यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू जीरो। देखो एफ ऑफ एक्स, इसको रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे एफ ऑफ एक्स, पर एक्स की जगह कौन है, माइनस में एच, तो हमारा जो फंक्शन होगा उसमें एक्स की जगह माइनस एच को ही रखना है, लेकिन कहाँ पे, कौन से फंक्शन में, यहाँ पे कि यहाँ पे। तो LHD का मतलब होता है कि जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। इसका मतलब निकल आ रहा है कि जीरो से छोटे नंबर, तो इसके लिए फंक्शन ये होगा। तो अपने इसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एच रखना, तो अपना यहाँ माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, और इस एक्स की जगह क्या रख देंगे, अपना माइनस में एच, और अपान में कितना, माइनस में एच। तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है अगला स्टेप हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जो है एच, अपान में माइनस एच, कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और -1 एक कांस्टेंट आ चुका है, तो एच की वैल्यू रखने की जगह नहीं है, तो अपने यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में होना जाएगा। यानी कि जो LHD निकल के आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया वो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का भी अपना एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव RHD जिसे हम लोग बोलते हैं, और वो हो जाएगा अपना लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच, माइनस में एफ सी, और अपान में कैपिटल में एच होता है, सॉरी प्लस में एच होता है यहाँ पे। तो फिर से वही काम, सी प्लस एच कर देंगे, सी कौन सा है जिस पॉइंट पर हमें यहाँ पे निकालना है, तो बन जाएगा अपना लिमिट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो सी का मान कितना है यहाँ पे जीरो, तो जीरो प्लस में क्या एच, माइनस में एफ ऑफ जीरो, और अपान में कितना एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच, माइनस में एफ ऑफ जीरो का मान कितना, जीरो, और अपान में कितना एच। तो अपने गिवन फंक्शन में एक्स, देखिए इसको ऐसे रीड करेंगे, एफ एक्स, एक्स की जगह कितना आ रहा है, एच आ रहा है, एफ एक्स, एक्स की जगह कितना आ रहा है, एच, यानी कि अपने गिवन फंक्शन में एक्स की जगह एच रखना है, पर कौन से वाले फंक्शन है, क्योंकि LHD का मतलब होता है कि जीरो की तरफ आ रहे हो लेकिन राइट साइड से, तो जब राइट साइड से आएंगे तो जीरो से बड़े नंबर होंगे, और जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा ये काम करेगा। तो इसी फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख देना है, एच रखना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहाँ पे जब रखेंगे एक्स की जगह एच, ये बन जाएगा एच, और अपान में कितना एच, एच कट जाएगा, कितना जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो LHD is not equal to RHD, so function is not differentiable, so function is not differentiable, not differentiable।
अतः ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर? x बराबर 0 पर। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि मॉड फंक्शन जो होता है इसका जो ग्राफ बनाओगे तो 0 पर यहाँ पे नोच आएगी इसकी, और जिस पॉइंट पर इस ग्राफ का शार्प एज बनता है वहाँ पे फंक्शन हमारा जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना इसका, तो यहाँ पे अपने ये बन जाएगा। तो ऐसे जब इसका ग्राफ बनेगा x एक्सिस से y एक्सिस, तो किस पर नोच बन रहा है, किस पर शार्प एज बन रहा है? 0 पर बन रहा है। तो जिस किसी भी फंक्शन का जिस बिंदु पर शार्प एज बनता है या नोच बनता है उस पॉइंट पर जो है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसको ग्राफ से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, मैथमेटिकली ऐसे किया जाएगा। एक तीसरा तरीका भी इसका है कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो LHD के लिए, मतलब LHD के लिए ये फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना जाएगा? -1 आए, मतलब डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू रखेंगे कितना, जिस पर हमें निकालना है, तो 0 पर निकालना था, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद -1 आ गया, जबकि कांस्टेंट है वहाँ पे 0 रखने की कोई जगह ही नहीं है। तो मतलब LHD का मान -1 आ जाएगा और RHD यहाँ पे +1 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है। तो चाहे इस वाले से कर लो या डायरेक्ट कर लो या इससे कर लो, 3 तरीके आपके इस क्वेश्चन को करने के हैं। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 5वें का बी पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें के सी वाले पार्ट पे। चलिए देखिए 5वें के सी पार्ट में कह रहा है कि जो है हमें एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि ये फंक्शन हमारा, और हमें प्रूव करना कि जो dy/dx है वो इसके बराबर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपर में आता है, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग जो ज़रूर मतलब देख के जाइएगा, हो सकता है इस बार ये आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है ये, ठीक है। और इसका लगाने का फिक्स पैटर्न, अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो इसको कभी भी जो है मतलब आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिए। हमें dy/dx की वैल्यू उसके बराबर लेके आनी है। चलिए सॉल्व करते इसको। तो हमारा फंक्शन यही है, क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे x रूट में 1 + y, ठीक, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 + y और प्लस में y और रूट में 1 + x है और बराबर में कितना है 0। अब हम इस चीज़ को उठा के उधर ले जाएंगे सबसे पहले। तो x रूट में 1 + y इक्वल टू माइनस में y और रूट में कितना 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे रूट हट जाएगा 1 + y हो जाएगा और इधर आ जाएगा -y था तो प्लस में y का स्क्वायर और यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + x आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब हम लोग करना ये है जो है हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे x² प्लस में x² y और यहाँ पे हो जाएगा y² और प्लस में xy का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में कितना y² और यहाँ पे हो जाएगा अपना xy का स्क्वायर और माइनस में x² क्या हो जाएगा यहाँ पे y। तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ पे अगर हम xy कॉमन ले सकते हैं तो जब xy कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे y माइनस में क्या x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में y और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में कितना y इज इक्वल टू xy और यहाँ पे y माइनस में क्या x हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा वो ये होने वाला है कि अब यहाँ पे देखिए y माइनस x है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक ठो कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से अपना, तो यहाँ से बन जाएगा अपना x प्लस y और x माइनस y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से xy माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा xy और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में क्या y, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया गया तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y माइनस में xy, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको करना ये है कि हमें लेके आना 1 + x का स्क्वायर, तो मतलब हम 1 + x बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम इस चीज़ को यहाँ लेके आएंगे ताकि y कॉमन हो सके, तो यहाँ पे बन जाएगा y प्लस xy, देखिए ये उधर जाएगा और ये चीज़ उठा के जो है इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा x। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम जो y को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो जब y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + x और इक्वल टू कितना माइनस में x, यहाँ से y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा माइनस में x अपान 1 प्लस में क्या x। तो फाइनल हमारा y ये आ चुका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। तो अब हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे कोशिएंट रूल से, किससे, कोशिएंट रूल से। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाई कोशिएंट रूल, बाई कोशिएंट रूल का मतलब होगा
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले रूल से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले रूल क्या है, मतलब यहाँ पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो क्या रूल है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से शुरू करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना, 1 + x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लिखेंगे और यहाँ पे क्या चल रहा है अपना dy/dx, डिनोमिनेटर यानी कि 1 + x इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अपना कितना है, माइनस में x है। फिर माइनस न्यूमरेटर यानी कि माइनस में x इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है अपने यहाँ पे है 1 + क्या x। तो क्या बन जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 + x इंटू में माइनस x का कितना हो जाएगा, माइनस में 1, और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +x, ठीक। और यहाँ पे 1 का 0, x का कितना 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और नीचे जो है 1 + x का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -x प्लस x का 1 में कराएंगे तो x हो जाएगा, और अपान में 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये x से x क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो dy/dx की जो वैल्यू आई है वो -1 अपान 1 + x का क्या है होल स्क्वायर है। और यही चीज़ हमें प्रूव करके लानी थी। तो देखिए जो प्रूव करना था वो आ चुका, कहाँ गया, यही है ना, इसी को तो प्रूव करना था। तो यही चीज़ हमारे यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे हो जाएगा हैंस प्रूव। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको मतलब आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ 5वें का सी पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें के डी वाले पार्ट की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का डी पार्ट। 5वें के डी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट बिटवीन 2 लाइन्स। पहली लाइन है वेक्टर r = i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप। फिर दूसरा लाइन है r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है, यानी कि न्यूनतम दूरी बतानी है। तो सबसे पहले आप सभी को ये बात बता देते हैं कि जब कभी भी आपको ऐसे वेक्टर वाले या 3D वाले क्वेश्चन में या वेक्टर वाले क्वेश्चन में यानी कि 3D में आपको 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके डिस्टेंस निकालने का फार्मूला अलग है, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वहाँ पे अलग है। क्या फार्मूला होता है, इसके पहले जो हमारे सेट सॉल्व हुए हैं उनमें हम कई जगह जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे बताए हुए हैं, हालांकि यहाँ पे भी बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, तो पैरेलल देखने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि जो लैम्डा और म्यू के बाद वेक्टर है ये दोनों सेम है या फिर इनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो ये तो सेम वेक्टर नहीं है क्योंकि ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है और ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है, तो ये दोनों वेक्टर तो सेम नहीं हुए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इनका कॉफिशिएंट अगर इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे -1/1 आ जाएगा जो कि अलग हो जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है। तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज हियर बोथ लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो है हम आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा देंगे। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे लिख देना बिकॉज ये दोनों जो b1 वेक्टर ये जो b2 वेक्टर ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर दोनों ये वेक्टर पैरेलल होंगे तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होती है, ठीक है। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस का जो फार्मूला होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस, इसका जो फार्मूला होगा वो सीधा फार्मूला होता क्या, ये है आपका मॉड, ठीक, मैग्नीट्यूड नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस में b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे डॉट लेंगे a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर। अभी देखिए ये वेक्टर आएगा ये भी वेक्टर आएगा, डॉट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरे का लगा देंगे यहाँ पे मॉड। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस से निगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बस। तो ये अपना मैग्नीट्यूड है, ये अपना मॉड है, ठीक है। अब ये b1 b2 a2 a1 ये कौन से वेक्टर है यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हमारा कोई भी जो होता है यहाँ से हम लोग सीधा कर देते हैं, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि जो ये होगा यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेंगे। पहली वाली है कि 3D में अगर कोई भी लाइन होती है तो वो दिखती ऐसे है, वेक्टर r = a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम b1 वेक्टर, और इसको कंपेयर कर लेंगे यहाँ से यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। जो दूसरी लाइन होगी वो दिखेगी कुछ ऐसे, वेक्टर r = a2 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम b2 वेक्टर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर अपना ये हो जाएगा। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि जो a1 वेक्टर आएगा वो हमारा आ जाएगा i कैप, देखिए कंपेयर करिए, ये a1 वेक्टर हो गया ना, तो ये अपना a1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ से i कैप प्लस में 2j कैप
और प्लस में कितना यहाँ पे के कैप, और जो b1 वेक्टर होगा वो लैम्डा के साथ जो होगा वो होगा, तो b1 वेक्टर ये हो जाएगा अपना आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में क्या यहाँ पे के कैप, और जो यहाँ पे a2 वेक्टर होगा वो दूसरे वाले इक्वेशन से मिलेगा जो कि ये है, देख लीजिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2i कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, और जो अपना b2 वेक्टर होगा यहाँ पे b1 लिखना चाहिए था, यहाँ पे b2 जो वेक्टर होगा वो हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में क्या 2 के कैप। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको जो है यहाँ पे दिख रहा है कि b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा, a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे जो है a2 माइनस a1 को, तो यहाँ से वेक्टर a2 माइनस a1 क्या होगा ये आप लोग देखिए, a2 माइनस a1 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से यानी कि ये बन जाएगा 2 आई कैप में से आई कैप जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आई कैप, ये माइनस आई कैप वहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस बन ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 जे कैप, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस में 2 के कैप आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा वेक्टर a2 माइनस a1 वेक्टर, तो ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे b1 क्रॉस b2 को, तो आप सभी को पता है कि दो वेक्टर के क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, तो नाउ b1 वेक्टर क्रॉस में क्या b2 वेक्टर करेंगे, जो कि अपना बन जाएगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप और यहाँ पे क्या के कैप, और यहाँ पे b1 के स्केलर कंपोनेंट और यहाँ पे b2 के स्केलर कंपोनेंट, या फिर डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं क्योंकि स्केलर कंपोनेंट ही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इनका स्केलर कंपोनेंट 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1, और इनका 2 1 और 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई कैप और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 यानी कि -2, और ये माइनस में कितना 1, फिर माइनस में जे कैप, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में 2, ठीक। उसके बाद प्लस में क्या अपना यहाँ पे के कैप, और यहाँ पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1, और ये इन दोनों को कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई कराएंगे तो b1 वेक्टर क्रॉस में जो b2 वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आएगा, तो -2 -1 माइनस में 3 आई कैप माइनस, ये तो 0 बन जाएगा, इसको तो लिखेंगे नहीं, सीधा यहाँ आ जाएंगे प्लस में 3 के कैप। अब हम लोग निकालेंगे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का निकालेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट में जो है 2 × 9 इक्वल टू आ जाएगा 3 रूट में कितना 2, तो 3√2 यहाँ पे हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, तो इसका कराएंगे तो -2 -1 ठीक है, यहाँ कराएंगे 2 -2 ये भी ठीक है, और यहाँ कराएंगे तो 1 + 2 ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना b1 क्रॉस b2। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से जो है d इक्वल टू, तो नाउ d इज इक्वल टू यानी कि अब हम लोग जो है डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसी फार्मूले में वैल्यू को उठा के रखेंगे। तो फार्मूला ये है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 जो है वो कहाँ पर निकला है, तो b1 क्रॉस b2 हमारा निकला है जो है ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप प्लस में 3 के कैप डॉट a2 माइनस a1 ये पूरा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में 2 के कैप, ठीक। और उसके बाद जो है अपान में मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकला है 3 रूट में कितना 2, तो ये अपना मैग्नीट्यूड है। अब आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे हमको पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट सीधे हो जाता है, -3 का यहाँ कराएंगे, यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे जो है, हाँ तो यहाँ पे बन जाएगा -3 × 1 तो माइनस में 3, फिर 3 का यहाँ पे के वाला टर्म कहाँ गया यार, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे करा लेंगे, तो लेकिन पहले जे का कराएंगे, तो यहाँ से जे है नहीं, तो जे का 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 0, ठीक। और यहाँ पे जो है इनका कराएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और अपान में कितना हो गया 3√2 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे तो d इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 9, अब माइनस में 9 है ना तो खुलेगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और अपान में 3√2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3/√2, कितना हो जाएगा d की वैल्यू 3 और अपान में कितना √2, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच की। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, तो फिर आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी 5 का d वाला। (3√2) और 3√2 अपान में 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमको कराना पड़ेगा जो है रेशनलाइजेशन कराना पड़ेगा, ठीक है।
फिर रेशनलाइजेशन करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे कराते हैं यहाँ पे, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2 और अपान में कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इनके बीच का। तो इतना होता है ये हमारा जब हमारी दोनों लाइन नॉन पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में होती है। स्क्यू लाइन्स का मतलब होता है कि दो ऐसी रेखाएं जो अलग अलग प्लेन में होती हैं, उनके बीच डिस्टेंस निकालने का ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे लिख देंगे फॉर पैरेलल लाइन्स, यानी कि पैरेलल लाइन के लिए क्या करेंगे, फॉर पैरेलल लाइन्स, यानी कि जो है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र यह है, वेक्टर डी इक्वल टू आ जाएगा मॉड के अंदर आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपान, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इनका क्रॉस एक वेक्टर आएगा और नीचे हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मॉड को कंप्लीट करना। तो ये हमारा मॉड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये होता है हमारा पैरेलल लाइन के केस में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला पार्ट। अब हम लोग करते हैं 5वें के ई वाले पार्ट को। देखिए 5वें के ए वाले पार्ट में बोल रहा है कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जनरल सोल्यूशन या स्पेसिफिक सोल्यूशन की बात किया जाता है। तो स्पेसिफिक सोल्यूशन का मतलब होता है विशिष्ट हल, वो तब निकलता है जब आपकी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जनरल सोल्यूशन यानी कि सामान्य हल निकलेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपके इस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार जो है हमने देखा कई सारे सेट में यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लग रहा है आपको जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक। तो ये सीधा सीधा बना हुआ है फॉर्मेट, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, खाली कंपेयर करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, सीधा कंपेयर करना है, कंपेयरिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब गिवन DE टू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy अपान में dx प्लस में यहाँ पे py, ठीक है, dy अपान में प्लस में px है यहाँ पे, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे py जो है याद होना चाहिए ना, यहाँ पे ऊपर y है तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना py इक्वल टू क्या यहाँ पे q। तो इससे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपेयर करेंगे तो y का जो गुणांक होगा वो p होगा, तो y गुणांक cot x है। तो जो p की वैल्यू है वो अपना cot x के इक्वल है, और जो q है वो ये पीछे जो है, और यहाँ पे देखिए अगर x है मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे सब कुछ q वाला जो टर्म होगा वो x में दिखना चाहिए। तो ये सब के सब x में होने चाहिए, y में कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो देखिए सब x में है, जो कि अपना है 2x प्लस में x का स्क्वायर और इंटू में कितना अपना यहाँ पे cot में x है। अब जब p निकल जाता है तो आपको आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको if निकालने की जरूरत होती है, और if होता है e की पावर p dx की dy, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, तो x में हुआ तो dx। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर p की वैल्यू किसके बराबर है, cot x के बराबर है। तो cot x और यहाँ पे जो है dx लिखा जाएगा यहाँ पे ना, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर cot x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अपना log sin x, और e की पावर log x किसके बराबर हो जाएगा अपना यहाँ पे जो है sin x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। तो जो if निकल के आएगा वो अपना आ गया sin x के बराबर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे b cos e की पावर log x इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे x हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ ये भी लिख देंगे कि e की पावर जो लिखना नहीं है, जानना है कि e की पावर माइनस लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1/x के इक्वल। तो हमारा जो if निकल चुका ये हो जाएगा। अब हमारा सोल्यूशन कैसे निकलता है, सभी को पता है कि जो सोल्यूशन होता है हमारा, यानी कि जो सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, तो लिखते हैं y गुणे if कितना हमारा, एक बार पूरा लिख देते हैं, y गुणे if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q गुणे if, और यहाँ पे कितना dx। अब चलिए यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा इंटू if की वैल्यू कितना निकल के आ चुकी है sin x इक्वल टू q हमारा है 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ये हो जाएगा हमारा, और इंटू if हमारा कितना है sin x, और यहाँ पे कितना dx। अब हम क्या करेंगे, sin x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x sin x और प्लस में x स्क्वायर cot x इंटू में क्या sin x, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या dx। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो है यहाँ पे cot x को cos अपन साइन कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x प्लस 2x sin x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर और cot x को लिख देंगे cos x और अपन में कितना sin x इंटू में कितना sin x, और यहाँ पे कितना अपना dx, ठीक। तो ये sin x कट जाएगा, उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन। तो जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y sin x
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 2x साइन x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर cos x और यहाँ पे क्या dx, अलग अलग इंटीग्रेशन इस तरह से कर देंगे। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ से y साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्या लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होता है और ये हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक। तो अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अभी जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब कुछ तो सही है। तो यहाँ पे जो है चलिए करते हैं, यहाँ पे करें तो एक काम करते हैं, इसका करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसका करते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड। तो इसका करेंगे तो ये मिलेगा, अभी देखिए कैसे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे 2x साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन लगाएंगे बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन यानी कि x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन हमारा कितना है cos x, उसका इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा माइनस में sin x, नहीं सिर्फ sin x होता है। तो x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अपना sin x हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट कितना है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक। इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन कौन है cos x है ना सेकंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा यहाँ पे sin x। उसके बाद यहाँ पे करते हैं होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, सेम सेम है। तो जब ये कट गई तो यहाँ से आ जाएगा y साइन x इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन में x और प्लस में कितना यहाँ पे c। एक बार फिर से समझा रहे हैं, इसको कुछ नहीं किए हैं, इसको इंटीग्रेट कर दिए, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा भी। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे लगाएंगे बाई पार्ट लगाते हैं, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है जो कि x स्क्वायर है वो फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन sin x, उसके बाद होल का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सेम चीज़ मिल गई, कट गई। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है तो हमारा आ चुका है y sin x इक्वल टू x स्क्वायर साइन x, ठीक है। तो अब जो है यही पे हम अपने आंसर को छोड़ देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये आ रहा नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग जो है देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। यही तो आ रहा है, ठीक है। तो यही आ जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हुआ 5वें का ए पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में। तो 6 के ए पार्ट में हमको 2 लाइन्स दी गई है, ये 6 का ए पार्ट है। तो इसमें कह रहा है कि लाइन ये और ये दोनों क्या है, इनके बीच हमें एंगल निकालना है, यानी कि एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच हमें निकालना है एंगल बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण हमें निकालने हैं। तो आप सभी को बता देते हैं कि जब भी 2 रेखाओं के बीच इस तरह से हमारे पास 2 लाइन्स दिए गए हों और उनके बीच एंगल निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे क्या कि cos थीटा इक्वल टू यानी कि एंगल बिटवीन, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, और लाइन हमारी क्या होगी ऐसे दिखेगी कुछ x माइनस x1 अपान a1 y माइनस y1 अपान b1, मतलब x माइनस x1 अपान a1 इक्वल y माइनस y1 अपान b1 इक्वल z माइनस z1 अपान c1। एक पहली लाइन हो जाएगी, दूसरी लाइन हो जाएगी x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान में c2। तो इस तरह के जब भी लाइन्स होती हैं तो इनके बीच जो एंगल होता है वो निकालने का फार्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 और अपान में रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, फिर इंटू दूसरे रूट में a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर और प्लस में क्या c2 का स्क्वायर। तो ये होता है cos थीटा यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच। अब यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, पहली वाली लाइन की dr है, और a2 b2 c2 क्या है, ये दूसरी वाली लाइन के dr यानी कि डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात, जो कि नीचे होते हैं हमारे। लेकिन आपको ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखनी चाहिए, यानी कि x माइनस x1 के फॉर्म में होना चाहिए,
तब जाके अब यहाँ पे और x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ सेम सेम मतलब ठीक ठाक है, तो यहाँ पे सीधा कंपेयर कर देंगे। तो जो पहली लाइन से dr आएगा वो ये और ये हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू अपनी हो जाएगी -3 और b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। और यहाँ से भी देखिए सबके कोफिशिएंट 1 है और सारे नंबर बाद में लिखे गए हैं। तो a2 हो जाएगा अपना कितना यहाँ पे -1, b2 हो जाएगा 2 और c2 क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो जो cos थीटा इज इक्वल टू होगा वो a1 a2, a1 का मान कितना है यहाँ पे -3 है इंटू a2 -1 है प्लस b1 1 इंटू b2 2 प्लस में 5 इंटू में कितना 5 और अपान में कितना, हाँ अपान में जो है हमारा हो जाएगा रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 यानी कि पहले वाले कि dr का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे किसका साइन आता है इंटू का, इंटू यहाँ पे क्या a1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में कितना 5 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ से जब से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 प्लस में 2 प्लस में 25 और अपान में कितना रूट के अंदर ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 1 प्लस 25, अगले रूट में कितना 1 प्लस में 4 प्लस में 25 है। ठीक, कितना है 25। आगे जो होगा हमारा क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, आगे cos थीटा इज इक्वल टू 25 और 5 30 हो जाएगा ना, ऊपर देखिए 30 हो जाएगा और नीचे रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा 25 10 35 हो जाएगा इंटू रूट के ही अंदर 25 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 30 हो जाएगा अपान रूट के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं क्या रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 7 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 6। तो यहाँ पे 2 बार रूट मिल गया तो ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 30 और अपान में 5 इंटू में रूट 7 इंटू में रूट में क्या 6 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा ना भाई, ये आ जाएगा। अब ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अपना जो cos थीटा आ जाएगा, तो जो cos थीटा की वैल्यू आई वो आ जाएगी 6 अपान रूट के अंदर 7 इंटू में क्या 6 और ऊपर वाले 6 को जो है सॉरी ये रूट 6 है और ऊपर वाले 6 को जो है 2 बार रूट 6 लिख सकते हैं और अपान में कितना रूट 7 इंटू में कितना रूट 6, ये रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा और रूट में 6 अपान रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स रूट में 6 अपान रूट में 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स रूट के अंदर 6 अपान में कितना 7, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इनके बीच जो एंगल होता है निकालने के डायरेक्ट फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, ये कहाँ गया हमारा फार्मूला यहाँ पे है, जो सीधा फार्मूला है 2 लाइन जो कि हमारे 3D में होते हैं, जिनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x - x1 अपान में a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - अपान में c1 और दूसरी वाली लाइन x - x2 अपान में a2 इक्वल टू y - y2 अपान में b2 इक्वल टू z - z2 अपान में c2। तो इस तरह की अगर आपकी 2 लाइन्स देखने को मिल रही हैं तो उनके बीच जो एंगल होता है वो इस वाले फार्मूले से निकल जाता है। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें कह रहा है कि देयर आर 10 ब्लैक बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स इन अ बैग, यानी कि एक बैग है जिसके अंदर 10 काली गेंदी हैं और 5 जो है वो सफ़ेद गेंदे हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि 2 बॉल्स आर टेकन आउट, यानी कि उसमें से 2 बॉल निकाला जा रहा है 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक। ठीक, एंड द फर्स्ट बॉल इज़ नॉट प्लेस्ड बैक बिफोर द सेकेंड इज़ टेकन आउट, यानी कि जब हम लोग जो है दूसरे बॉल को निकालते हैं तो उसमें जो पहली बाल निकाल चुके हैं उसको वापस नहीं रखते हैं, यानी कि निकाली हुई बाल को दोबारा उसमें रखा नहीं जा रहा है, रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द टेकिंग आउट ऑफ ईच बॉल फ्रॉम द बैग इज इक्वली लाइकली, यानी कि जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स टेकन आउट आर ब्लैक, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जो दोनों गेंदें हैं वो हमारी काली हैं। ठीक है, तो दोनों गेंद काली निकलने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इक्वली लाइकली को हिंदी में बोलते हैं जो है कि समभाव्य बोला जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि दोनों इक्वली लाइकली का मतलब ये होगा कि दोनों गेंदों के निकालने की जो प्रायिकता होगी वो इक्वल होगी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक जो है यहाँ पे बॉक्स है, इसके अंदर हमारे हैं 10 ब्लैक बॉल, 10 ब्लैक बॉल हैं और जो है हमारे यहाँ पे 5 है हमारे कौन से बॉल, वाइट बॉल है। ठीक, तो हमें जो है 2 बॉल निकालनी है। तो मान लेंगे कि घटना जो E1 है वो पहली वाली बॉल का निकलना है और जो घटना E2 है वो दूसरी वाली बॉल का निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट E1 इज इक्वल टू लेट इवेंट E1 इज इक्वल टू फर्स्ट ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल यानी कि पहली वाली गेंद, टेकन फर्स्ट ब्लैक बॉल भी लिख सकते हो। और जो E2 इवेंट है वो हमारा है सेकंड ब्लैक बॉल, यानी कि दूसरा, यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉन भी लिख देते हैं, यहाँ पे निकाला गया जो हमारा है वो है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों काली गेंदें जो है निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रायिकता का यहाँ पे गुणन नियम लगेगा। तो पहले पहली बॉल निकालेंगे, फिर इंटू लगाएंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे। क्यों गुणन नियम लगेगा? क्योंकि जब तक दोनों बॉलें निकल नहीं जाएंगी तो हमारा जो टास्क वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी में या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ प्रोबेबिलिटी टू टेकन 2 ब्लैक बॉल, 2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो पहली वाली काली गेंद, तो काली गेंद काली में से निकलेगी, कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 हो जाएगी बटे टोटल नीचे कितना टोटल हो जाएगा, दोनों मिला के 15 हो जाएगा गुड़े। अब एक बार निकल चुकी है यानी कि 10 काली थी, एक काली निकल गई, तो अब कितनी बची 9, तो 9 और टोटल 9 ही तो है ना यहाँ पे ब्लैक, और टोटल जो 15 था वो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 14। ऐसा क्योंकि जो है एक बॉल निकल चुकी है, वो दोबारा से रखी गई नहीं क्योंकि उसने बोला है रिप्लेस नहीं किया गया है। जिसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3 से काट देंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा यहाँ से, और 3 3 9 हो जाएगा यहाँ से, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको काट देंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 3/7। तो 3/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दोनों काली गेंद निकालने की, प्रायिकता हो जाएगा 3/7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट। छोटा सा था ये क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सी वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है और ये जो है क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से लिया गया है, यानी कि LPP से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसको करने के लिए आप सभी को पता है कि इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी में बोला जाता है इसको उद्देश्य फलन। और इसी फंक्शन को जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो इसमें जो है कह रहा है कि मिनिमाइज, यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज करना है इस हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को गिवन कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से, यानी कि गिवन हमारे जो उद्देश्य फलन है, कॉन्स्टेंट्स को हिंदी में बोला जाता है उद्देश्य फलन, उन्हीं उद्देश्य फलन की हेल्प से हमें इस गिवन हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यानी कि जो है इसकी मैक्सिमाइज नहीं, यहाँ पे मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन को आप लोग यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन कॉन्स्टेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इनका ग्राफ बनाएंगे, तो 4x प्लस में y इक्वल टू 80 कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। एंड दोबारा से पुट करेंगे, एंड अगेन पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0,80 बन जाएगा, और यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो 20 में कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ऐसे ही अगले वाले का निकाल लेंगे। दूसरा हो जाएगा क्या हमारा, अगेन दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, और यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 115। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो हमारा बन जाएगा 0,23, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो हो जाएगा 115 कामा में कितना 0। तो ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे वाले का बना लेंगे। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो तीसरा वाला हमारा है यहाँ पे जो तीसरा हमारा कांस्टेंट है वो है 3x प्लस में 2y
इज इक्वल टू 150, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 75 एंड y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50। जब ये 0 करेंगे तो ये उससे डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ना x बराबर 0 तो ये 2 से डिवाइड करें 75 आ गया, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0,75, और यहाँ पे जो है जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो हो जाएगा अपना 50,0। अब यहाँ से और यहाँ पे ये दिया है x इक्वल टू 0 अपनी y एक्सिस की लाइन है और y इक्वल टू 0 अपनी x एक्सिस की लाइन है। अब इन सब का बनाएंगे ग्राफ, तो नाउ ग्राफ को यहाँ पे इन सबको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका सेंस ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं तो सही रहेगा, यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो x एक्सिस ये रहा अपना y एक्सिस। अब देखिए 115 तक नंबर गया है, 50 तक नंबर गया, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे 20-20 के गैप पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100 और अगला हो जाएगा 120। तो इतना ले लिया, आगे भी 20-20 के ही गैप पे लेते हैं। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 20, 40, 60, थोड़ा ऊपर लेना था, 80, 100 और यहाँ पे कितना बन जाएगा अपना 120, ठीक है। अब इन ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जो है 0,80, तो 0,80 कहाँ होगा, यहाँ होगा x,0 और उसके करस्पॉन्डिंग 20,0 यहाँ पे है, इनको मिला देंगे, ये जाएगी लाइन। और इस लाइन का नाम भी यहाँ पे लिख देंगे, कांस्टेंट ही लिख देते हैं। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट अपना है वो है 4x + y और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब दूसरा वाला बनाएंगे, दूसरा हमारा है 0,23, तो 0,23 कहाँ होगा, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ कहीं होगा, नहीं यहाँ 20 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं, चलो 23, तो यहाँ कहीं होगा 0,23। अगला कौन सा है, उसके करस्पॉन्डिंग है 115/0, 115, तो ये 100 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 115 और ये कामा में 0, तो ये जाएगी लाइन ऐसे कहीं। और इसको भी जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये कौन सा कांस्टेंट है, तो ये हमारा जो कांस्टेंट है ये दूसरा वाला था जो कि x + 5y, ये अपना है x प्लस में 5y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 115। और तीसरा वाला जो है हमारा क्या है, वो है तीसरा है 3x + 2y इक्वल टू 150 और इसका यहाँ पे बना हुआ है 0,75। तो 0,75 कहाँ होगा, तो ये 80 है, यहीं कहीं आएगा 75, तो यहाँ पे होगा 0,75 और अगला क्या है 50,0, तो ये यहाँ कहीं होगा 50 यहाँ। तो इनको प्लॉट करते हैं, इनको मिलाते हैं, ऐसे क्या है ये, तो ये बन जाएगा हमारा तीसरा वाला कांस्टेंट जो कि है 3x + 2y और ये है लेस देन इक्वल टू 150। अब आप सभी को पता है कि जो है जब इस तरह से हम तीनों लाइन को अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कोई एक पॉइंट उठाना है तीनों लाइन के लिए, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो इस वाली लाइन के लिए ऐसा पॉइंट उठाएंगे जो इस लाइन पर स्थित ना हो और उस पॉइंट को इस अपने गिवन कांस्टेंट में रख के चेक करेंगे क्या वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इधर वाला पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा तो इधर इसके आंसर मिलेंगे, अगर नहीं किया तो उधर मिल जाएंगे। तो ऐसे तीनों लाइन के लिए एक पॉइंट वहाँ पर उठा के रखेंगे और वो पॉइंट ध्यान रहे उस लाइन पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो 0,0 ऐसा पॉइंट है जो ना कि इस लाइन पर है, ना कि इस लाइन पर, ना ही इस लाइन पर है। तो 0,0 अपने तीनों लाइन में उठा के यहाँ पे पुट करके जो है चेक कर सकते हैं कि इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रख देंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, तो इसमें रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो जब यहाँ पे रखेंगे इस वाले लाइन में रखते हैं तो ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे 0 + 0 यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यार सीधा सीधा लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 0 इन गिवन कांस्टेंट। तो गिवन कांस्टेंट्स में जब यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये क्या है, पहला वाला यही है ना, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो पहला ये हमारा क्या है, पहला अपना है 4x प्लस में y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो जब 0 रखोगे तो ये 0 प्लस में क्या 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा क्या, तो हो जाएगा नॉट ट्रू, फॉल्स हो गया ना ये हमारा, क्योंकि 0 बड़ा नहीं है 80 से, ना तो इक्वल है। तो मतलब आंसर जो है कौन सी लाइन का था ये 4x + y
तो 4x प्लस वाई ये वाली लाइन है ना, ये यही वाली लाइन है। तो इस लाइन का जो आंसर है वो उस साइड मिल रहा है, क्योंकि 0 की तरफ वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो आंसर इसका जो है इधर की साइड में मिल रहा है, तो इस साइड में इसका आंसर हो जाएगा। चलो इधर देख लिया। अगला दूसरा पुट करेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है? दूसरा है x प्लस में 5y और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 115। 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 है, ये फिर से फॉल्स हो जाएगा। फिर से इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है कौन सी है? x प्लस 5y ना, यहाँ पे जो है x प्लस 5y, तो ये वाला लाइन है। तो इसका भी जो है इस वाली लाइन के लिए जो इधर का पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो इसका आंसर होगा ये भी ऊपर की तरफ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जाएगा ना, इसका इधर की तरफ जाएगा, इसका इधर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है। देखिए ध्यान से, गया ना, इसका इधर जा रहा है, सब इधर जा रहा है। अब ये वाला क्षेत्र आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर इस वाले क्षेत्र की तरफ आंसर लेंगे तो इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा अभी। लेकिन एक पॉइंट और बचा हुआ है एक कांस्टेंट पे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे भी चेक कर देते हैं। और तीसरा यहाँ पे चेक करेंगे क्या? तीसरा हमारा है 3x प्लस में 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 रखेंगे तो दोनों 0, तो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, 0 छोटा होता है तो ये ट्रू है, तो मतलब इस तरफ इसका आंसर मिलेगा। तो इस लाइन की ये बात चल रही थी, तो इस लाइन का आंसर इस तरफ मिल जाएगा। तो अब हमको ऐसा पार्ट पकड़ना है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये होगा ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये इस वाली लाइन पे इधर है, जबकि हमको क्या चाहिए था? ऊपर चाहिए था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, देखिए इसका आंसर कहाँ पे निकला? इसका आंसर इस साइड में निकल रहा है, इसका इधर निकला था, इसका इधर निकला था, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा अपना, जिधर हमारा आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा सुसंगत हल क्षेत्र, इसको बोलते हैं फिजिबल एरिया हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा फिजिबल एरिया। अब यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन और उसके बाद ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट। तो ये जो फिजिबल एरिया निकल के आया है, ये अपना जो फिजिबल एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत हल क्षेत्र, ये 3 पॉइंटों से घिरकर बना हुआ है। अब इन तीनों पॉइंटों का नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं? C। तो ABC 3 पॉइंटों से घिरकर बना है। तीनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। अब हम लोग उन कॉर्नर पॉइंट को निकालेंगे और उसके बाद उन अपने कॉर्नर पॉइंट को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उठा के पुट करेंगे। जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटी होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप तीनों पॉइंट निकालेंगे। तो आप सभी को ये बात पता है कि जो ए पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस वाली लाइन का, जो कि ये 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 150। इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदल देंगे और इस वाली लाइन का ठीक है। तो यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। तो जो है अब इस साइड में मिटा देते हैं और कायदे से जो है या चलो इधर ही कर देते हैं यार, यहाँ पर लिखेंगे ना हो पॉइंट। सबसे पहले ए को निकालेंगे। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यार, ये सब नहीं लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट है, खाली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सब नहीं लिखा हुआ जाएगा। तो पॉइंट ए को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो किसको सॉल्व करेंगे? तो ये वाली लाइन से है और ये वाली लाइन है ना। तो ये वाली लाइन है कौन सी? x प्लस 5y इक्वल टू 1 115 और जो ये वाली लाइन है वो है 4x प्लस में y इज इक्वल टू 80। अब आप सभी को पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, इनके वेरिएबल को मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देना, या 4 से करा देंगे, इसमें 5 से करा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पूरे इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x प्लस 5y इक्वल टू 1 115 और यहाँ पे 5 से कराएंगे तो 20x प्लस में 5y इक्वल टू 400। माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा अपना कितना 19 में x इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 से 115 को घटा देंगे, वो भी माइनस में ही आएगा। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे अपना कितना बन जाएगा जो है 10 हो चुका था ना ये, इसको कैरी देके 9 बनेंगे, 9 से 1 जाएगा कितना जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा अपना यहाँ पे 3। ठीक, तो यार ये कट नहीं रहा है भाई, 19 से तो कटेगा नहीं, क्या गड़बड़ होगा यहाँ पे 400 से 115 यहाँ पे घटाएंगे तो 10 से जाएगा 5 आ जाएगा, 9 से गया 8 आ जाएगा, 285 आ जाएगा यहाँ पे, 385 नहीं कितना आ जाएगा यहाँ पे 285 आ जाएगा। 285 19 से कटता है क्या, 19 1 के 19 और 19 9
हाँ कट जाएगा 19 से, ठीक है। तो ये जो है अपना यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर है, ये पहले तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 1 19 और 9 28, तो यहाँ पे 55 बन जाएगा, 19 25 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को यहाँ उठा के रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में कहीं पे भी रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट कर देना, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को 15 रखते हैं तो ये 15 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा 15, तो आ जाएगा 100, ये तो आ जाएगा। ये सब आप रफ वर्क में जो है करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे सीधे आपको कोणीय बिंदु निकाल लेना है और अपने सीधे एक टेबल अभी बनाएंगे उसमें सीधा प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पे इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, आप इसको रफ वर्क में करके जो है जल्दी जल्दी फेयर में इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब y x की वैल्यू 15 रखेंगे तो उधर जाके 100 बन जाएगा माइनस होके, तो 5y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 20। तो हमारा जो a पॉइंट है वो निकल चुका है, क्या जो a पॉइंट है वो हमारा निकल चुका है 15 कामा में कितना 20। अब b पॉइंट को निकालेंगे ऐसे ही, तो b पॉइंट के लिए क्या करेंगे 9 तो देखिए पॉइंट बी जो है वो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को सॉल्व करने पे आएगा, तो ये वाली लाइन कौन सी है x + 5y, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा यार, इधर सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ठीक है दिखेगा नहीं इधर, ठीक। तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जो अब हम आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मतलब है खाली बस। चलिए देखिए यहाँ पे क्या 9 पॉइंट बी इक्वल टू, किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है पी, इसका है, इसका नाम है x + 5y इक्वल टू 115, और जो है वो इसका है 3x + 2y 3x + 2y और इक्वल टू 150। अब आप सभी को पता है कि इसमें जो है आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 15y इक्वल टू 3 5 जा 15 3 1 जा 3 1 4 और 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 3x प्लस में 2y इक्वल टू 150, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा अपना 13y, और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचा कितना तो 14 से 5 जाएगा कितना जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना जो ये इसका कर ही दिया था 2 से गया 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 195 अपान में कितना 13, तो काट देंगे इसको 13 1 जा 13 13 5 जा, ठीक 13 के 13 6 19 13 5 65, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपनी आ जाएगी 15, तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 15 रख देंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में भी रख देते हैं, चलो यहीं रख देंगे 15, तो 15 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, उधर जाके घटेगा 150 से 30 तो 120 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा अपना 40, देखिए ना यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 150 से 30 घटेगा तो 120, 3 से भाग करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम अपना तीसरा वाला कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा हमारा ये पॉइंट नंबर सी, ये हमारे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले थे, यहाँ पे लिख देंगे अपना बी पॉइंट है जो वो अपना बी पॉइंट निकला है, आया है 40 कामा में 15 9 पॉइंट सी, 9 पॉइंट सी, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो सी पॉइंट जो है वो इस लाइन का और इस लाइन का है, तो ये 4x + y इक्वल टू 80 4x + y इक्वल टू 80, और ये वाली जो लाइन है वो 3x + 2y इक्वल टू 150, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो काम बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस में 2y इक्वल टू 160, और यहाँ पे 3x प्लस में 2y इक्वल टू 150, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पे 5x इक्वल टू इधर घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपना यहाँ पे 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, रख देंगे यहाँ पे कितना x की वैल्यू 2, तो 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, अरे यहाँ पे जब रखेंगे x की वैल्यू कितना रख रहे हैं जो है 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, तो y 80 से 8 निकाल लेंगे, तो 80 - 8 है ना, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी आ जाएगी 80 से 8 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा, 72 आ गया, तो जो अपना सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया वो 2, 72 आ गया। अब हम लोग बनाएंगे एक टेबल, और उस टेबल पे सारी चीज़ों को यहाँ पे कर देंगे प्लॉट।
तो देखिए टेबल क्या है, कैसे बनेगा टेबल, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे भी हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। और एक अच्छा सा टेबल अपने मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को निकालने के लिए जो बनाते हैं उसको यहाँ पे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे अपना जेड। जेड की वैल्यू किसके बराबर है, 5x + 3y। एक ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक। तो अपने पास 3 कॉर्नर पॉइंट निकले हैं। तो सबसे पहला है ए पॉइंट जो कि निकल के आ चुका है 15, 20। बी पॉइंट अपना यहाँ पे निकला है 40, 15। और जो सी पॉइंट है वो अपना निकला हुआ है यहाँ पे है 2, 72, ठीक है। अब इस जेड में हम अपनी सारी वैल्यू को उठा के रखेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे 15, ये बन जाएगा 75। और यहाँ पे रखेंगे 20, तो ये बन जाएगा 60। तो जोड़ देंगे इसको 5, 7, 6, 13, 135 आ जाएगा। आगे यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 200 और यहाँ पे रखेंगे तो 45 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो बन जाएगा अपना 245, 245। और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा हाँ 216 ना। तो 216 में 10 जोड़ेंगे तो 226 आ जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट कह रहा था, तो मिनिमम पॉइंट ये है और इस पर मिनिमम वैल्यू निकलेगी 135। तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 135 ऑन पॉइंट्स 15, 20। हाँ इसी पे तो मिल रहा है 15, 20 पे ये मिनिमम पॉइंट हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट। तो ऐसे करेंगे इसको जो है, तो मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकल के आ रही है। तो एक बार चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक। तो एकदम सही है, यही आ रहा है 135 आ रहा है। बस ये खाली लेंथी होता है, इसका लगाने का प्रोसेस बिल्कुल एकदम यही है, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है इसको, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये आप 3-4 क्वेश्चन अगर इसका लगा लेंगे तो आप इसमें कहीं पे भी फंसने वाले नहीं। तो ये सारे प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना होता है। इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा 3 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी वैल्यू रिपीट करती है ये वाली मैक्सिमम वैल्यू, तो उसका अलग लिखना होता है। कभी कभी ये मतलब कोई बाउंडेड एरिया ही नहीं बनता है, तो जब बाउंडेड एरिया नहीं बनेगा उसका अलग सिचुएशन है। और ये तीसरा वाला केस था जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती और बाउंडेड एरिया बन जाता है। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 के डी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में कह रहा है कि इसमें बोला कि सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कामा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। तो एक है वर्टेक्स ए, यहाँ पे 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। वर्टेक्स है ए, वर्टेक्स है बी और वर्टेक्स है सी। तो जो ए वर्टेक्स है वो हमारा है यहाँ पे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में क्या के कैप, और जो बी वर्टेक्स है वो है i कैप माइनस में 3j कैप और माइनस में 5k कैप है। ठीक है, ये 5 है, 8 नहीं है, इसको सही से लिखते हैं यहाँ पे माइनस में 5k कैप, ठीक। तो माइनस में 5k कैप। और जो सी वर्टेक्स है वो है 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप, ठीक। तो हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जो वर्टेक्स हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, यानी कि ABC जो वर्टेक्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे रहे होंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना था। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम अभी नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन से जो है वर्टेक्स कहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको सबको बता देते हैं, यहाँ पे A B C ऐसे करके कुछ जो है ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स और ये C वर्टेक्स है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा इनसे, इन वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग को साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। और उस साइड की लेंथ मतलब पहले तो हम लोग इसको साइड बनाएंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल के जो है उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो अगर बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड या लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ रिमेनिंग स्मॉलर साइड्स,
यानी कि यदि बड़ी भुजाओं का जो योग, वर्ग का जो योग है वो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को वहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो साइड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस ए वर्टेक्स से और बी वर्टेक्स से हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर यानी कि वर्टेक्स से साइड बनाएंगे। तो ए बी वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि बी वेक्टर में से माइनस कर देंगे अपने किसके वेक्टर को, ए वेक्टर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे चलिए वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, क्योंकि ये जो ए वेक्टर दिया गया है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। तो इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जो है इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओ बी वेक्टर माइनस में क्या, ओ ए वेक्टर। तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए बी वेक्टर बी में से ए को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो आई माइनस टू जे माइनस में आई माइनस टू आई, तो यहाँ पे माइनस में आई कैप, फिर इनको घटाएंगे माइनस में 3 प्लस बन जाएगा वो, तो माइनस में 2 जे कैप, और इनको घटाएंगे तो वो माइनस में 6 के कैप आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, ए बी वेक्टर। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बी सी वेक्टर को। तो बी सी वेक्टर का मतलब सी वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सी वेक्टर ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आई कैप, इसको घटाएंगे तो देखिए ये आगे रहेगा, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना अपना माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में क्या, जे कैप, सॉरी प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस वो प्लस, तो ये चीज़ बड़ी है 4, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे जे कैप, कितना बन जाएगा यहाँ पे अपना माइनस में जे कैप, और यहाँ पे माइनस वो प्लस, अब की बार वो बड़ा है, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे के कैप। ठीक, के कैप आ जाएगा इस तरह से, ये ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेंगे बी सी वेक्टर निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे अपना ए सी वेक्टर, तीनों वेक्टर निकालेंगे। तो ए सी का मतलब सी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो सी वेक्टर ये है, ए ओ है, घटाएंगे 3 आई में से 2 आई घटेगा, कितना आएगा आई कैप, माइनस 4 जे में से वो माइनस था तो प्लस बन जाएगा, माइनस में 3 जे कैप, और उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस में से ये घटेगा तो आ जाएगा माइनस में 5 के कैप। अब यहाँ पे तीनों वेक्टर निकल चुके हैं। अब इनके हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड को। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, तो मैग्नीट्यूड में आप सभी को पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उनके स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शनल रेशियो का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर आ चुका है, तो माइनस में आई का है ना, ये कितना है माइनस में आई का है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस इनका माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 6 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 36, कितना बन जाएगा रूट के अंदर 41। ठीक, आगे बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट के अंदर। बी सी वेक्टर अपना है 2 आई कैप, तो इसका स्क्वायर कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे जो है क्या गया यार, ये है प्लस में कितना यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा रूट में। आगे जो ए सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 25 26 9, यहाँ पे आ जाएगा है 25 9 34 1 35 आ जाएगा, रूट में आ जाएगा अपना 35। अब यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, तो दैट इज 41 एंड दिस इज 35 प्लस 6, 41 इज इक्वल टू 46, सॉरी 41 35 6 41, यहाँ पर हो जाएगा हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ remaining sides. So the given vertex are
फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड। तो हिंदी में इस बात को इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे करना होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ई वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के ई पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो इन गिवन वैल्यू पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के विशिष्ट हल को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना यहाँ पे जो है x प्लस वाई, हमारा यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, x प्लस वाई और यहाँ पे कितना है इंटू में क्या है डी वाई और प्लस में है x माइनस वाई और इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे जो है इस वाले टर्म को उठा के उधर लेके जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस में x माइनस वाई और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब डी एक्स किधर लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू माइनस में x माइनस में y और अपान में कितना x प्लस में y। अब यहाँ माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू तो y माइनस में x और अपान में कितना y प्लस में क्या x यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर भी पावर 1 है और नीचे भी पावर क्या है n, ये 1 है। यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है कि जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो हमें पुट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे डी वाई है ऊपर तो y बराबर, अगर ऊपर डी एक्स है तो x बराबर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स आता है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू उठा के जो है हम यहाँ से अपना इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो इसमें उठा के पुट कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ से हम लोग जो है v की भी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ से बताइए v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा अपना y बाई में x, लास्ट में जो है इससे उठा के इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो y बाई x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट कर देंगे क्या बन जाएगा देखिए, तो पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे v प्लस में x डी वी और अपान में कितना डी एक्स इक्वल टू x और यहाँ पे y है तो y की जगह हमने क्या पुट किया है वी एक्स माइनस में x और अपान में कितना वी एक्स प्लस में कितना x। तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस में x डी वी और अपान में कितना डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन होगा नीचे से x कॉमन होगा तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस 1 और अपान में कितना v प्लस में 1। तो यहाँ से अपना हो जाएगा डी वी अपान में डी एक्स और इंटू में कितना यहाँ पे x, इस v को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा v माइनस 1 अपान v प्लस 1, माइनस में v बन जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो v माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो माइनस में v का स्क्वायर और माइनस में v और अपान में कितना v प्लस में 1 और यहाँ पे कितना x डी वी और अपान में कितना डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए v, इस v से v क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ये v और ये v कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x डी वी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर और नीचे कितना 1 प्लस में v। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे सेपरेट कर देंगे अपने वेरिएबल्स को, तो ये पूरा चीज़ डी वी की तरफ जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगा तो पलट जाएगा, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वी और अपान में हो जाएगा कितना 1 प्लस वी का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वी और ये माइनस इधर ही रहने देते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपान एक्स और यहाँ पे कितना डी एक्स और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है। अब दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इधर, तो इंटीग्रेशन इधर v के रिस्पेक्ट में होगा और उधर x के रिस्पेक्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं सेपरेट, क्या करेंगे इसको सेपरेट, तो सेपरेट कर देंगे कितना बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपान 1 प्लस v का स्क्वायर डी वी प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ v अपान में 1 प्लस v का स्क्वायर और यहाँ पे डी वी और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स और यहाँ पे क्या डी एक्स। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा, तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया गया देखिए यहाँ पे सेपरेट कर दिए, यानी कि इस पूरे टर्म को एक बार 1 के नीचे और इस पूरे टर्म को एक बार v के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा फार्मूला है, ये tan इनवर्स का फार्मूला, तो ये tan इनवर्स अपना v बन जाएगा प्लस और यहाँ पे जो है इसको पुट करना पड़ेगा, इसको किसको पुट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तब ये मिल जाएगा अभी देखिए, तो यहाँ पे बन जाएगा 2v डी वी इक्वल टू डी टी
इम्प्लाइज दैट यहाँ से वी डी वी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हाफ हाफ डी टी के इक्वल आ जाएगी, तो हाफ हाफ डी टी बन जाएगा ये। ठीक, तो क्या बन जाएगा आगे जो है यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते थोड़ा नीचे करके, तो अरे यार ये इंटीग्रेशन हो चुका है इसका। ठीक, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स v प्लस, और जब यहाँ पे पुट करेंगे v डी टी वी डी वी किसके बराबर, हाफ हाफ डी टी के बराबर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये चीज़ t मान चुके हैं और ये हाफ हाफ डी टी बन चुकी है, और यहाँ पे माइनस में log x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में log x प्लस में कितना आ जाएगा c, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस में tan इनवर्स v प्लस ये आ जाएगा अपना log t होता तो है मॉड t, और 1/2 यहाँ पे आगे निकल जाएगा, और इक्वल टू माइनस में log x प्लस में क्या यहाँ पे c, log x नहीं log मॉड में x हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दिया कि x की वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये पता चल रहा कि पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। चलो अब अगले स्टेप में हटा लेंगे, तो माइनस में tan इनवर्स v प्लस माइनस में tan इनवर्स v कहाँ था, tan इनवर्स v है, ठीक है, माइनस नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 log अपने इस t की वैल्यू को रखेंगे, t अपना क्या है 1 प्लस v स्क्वायर, देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे मॉड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 प्लस v का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा अपना माइनस में log और x प्लस में क्या c। अब अपने b के वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे जो कि निकाले हैं y बाई x के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x, ठीक, प्लस में हाफ हाफ log 1 प्लस v का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपान में क्या x का स्क्वायर, कैसे आए हैं v स्क्वायर, v है y बाई x उसका स्क्वायर, y स्क्वायर अपान में कितना x स्क्वायर, और माइनस में log x प्लस में क्या यहाँ पे c आ जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आगे की तरफ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग इसको, तो यहाँ पे जो है हमारा बन चुका है क्या, तो tan इनवर्स, अब हम अपने उस वैल्यू को उठा के रख देंगे जो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 1/1 प्लस हाफ ऑफ log हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू माइनस में, ये माइनस है, माइनस log, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, थोड़ा बढ़िया से लगा देते हैं, ये है माइनस। ठीक, तो माइनस में log x का मान 1 है, प्लस में कितना c हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा अपना tan इनवर्स 1/1, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 log ये 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 आ जाएगा, माइनस में log 1 का मान 0, तो यहाँ पर आ जाएगा c, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से c बराबर कितना निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस में हाफ ऑफ log 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ log 2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक, हाफ हाफ log 2। अब इस c की वैल्यू को उठा के अपने इस इक्वेशन में जो कि यहाँ पे निकला हुआ है यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ c, कहाँ पे पुट करेंगे, देखिए यही वाला, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे इन जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे लिख देंगे इन जनरल सोल्यूशन, तो ये जनरल सोल्यूशन हमारा निकला था, यहाँ पे उठा के पुट करना था, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स आ गया अपना y बाई एक्स हो गया, प्लस हाफ हो गया, हाफ, उसके बाद log लगा, यहाँ पे tan नहीं है, क्या पे यहाँ पे log, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान में कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस log एक्स प्लस में c का मान क्या है, ये है π/4, ठीक, प्लस 1/2 log 2, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो है हम यहाँ पे इसको उठा के इसके पास ले आते हैं। ठीक है, ये चीज़ उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये सही रहेगा, इसको उठा के इधर लाएंगे, लेकिन उसके पहले जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यानी कि 2 से एक काम करते हैं, हर जगह हम मल्टीप्लाई करा डालते हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 log x आएगा ना यहाँ पे, प्लस में जब यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा π/2 प्लस में log 2, ये हो जाएगा इधर, यही होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अपना यही है tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपन में कितना
एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। अब एक काम करते हैं, ये चीज़ उठा के इधर लाते हैं और इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो इसको करेंगे हम लोग ऊपर या इस साइड में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसके बाद, देखिए क्या करते हैं, ये चीज़ उठा के इधर लाएंगे और इसको उठा के, तो यहाँ पे बचा कितना अपना 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपान में कितना एक्स का स्क्वायर, ये हो जाए। और ये चीज़ उधर जाएगी तो प्लस में 2 log में आ जाएगा कितना एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा π/2 log 2 माइनस में tan इनवर्स y/x, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y/x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को उठा के जो है यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी से, तो ये 2 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे जो है, या एक काम करते हैं जो है यहाँ से, क्या यार कुछ गलत हो जाता है, लॉ की प्रॉपर्टी तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक आगे दोनों नंबर सेम नहीं होंगे कुछ। अच्छा यहाँ पे अपान 2 भी है यार, यहाँ का अपान 2 कहाँ गया भाई, अपान में 2 भी तो यहाँ पे, ये अपान में 2 था यहाँ पे, ये अपान में 2 छूट जा रहा था, ठीक है। तो ये अपान में 2 था, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से जब इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 2 tan इनवर्स बन जाएगा, कहाँ गया, इसको सही से लिखते हैं थोड़ा, जो है फिर से लिखते हैं इस टर्म को, देखिए कैसे, तो 2 से उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स y/x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान में कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 log x प्लस में π/2 प्लस में log 2, ये है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आएंगे और उसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वाई स्क्वायर और अपान में कितना एक्स का स्क्वायर, ये 2 ऊपर चले जाके पावर बन जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस log, देखिए माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा और 2 को लेके पावर में log एक्स का स्क्वायर आ गया इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में 2 tan इनवर्स, इधर आएगा ना, यहाँ पे बन जाएगा कितना -2 tan इनवर्स, -2 tan इनवर्स y/x माइनस में π/2 नहीं प्लस में π/2 प्लस में यहाँ पे log 2। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log की प्रॉपर्टी log m इंटू n हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस n लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा log m इंटू n करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2 tan इनवर्स y/x प्लस में π/2 प्लस में यहाँ पे log 2, ठीक, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2 tan इनवर्स y/x प्लस में π/2 प्लस में log 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते क्या आ रहा है, देख लेते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 है प्लस में आ रहा है, अच्छा उसको भी इधर ही लेके आना, इधर ही सॉल्व कर लिया गया, चलिए ठीक है, इसके इधर ही कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो log एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आया इधर तो प्लस में 2 हो गया, tan इनवर्स हो गया y/x हो गया इक्वल टू हो जाएगा अपना π/2 प्लस में log, तो यही हमारा हो जाएगा इस पार्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि यही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अब तो सही है ना, π/2 प्लस में कितना log 2, तो इस तरह से करना होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।